everyone, this is me Varsha Bhardwaj. If you are new to this channel, जल्दी से जाके कर लो चैनल को सब्सक्राइब। तो हम लोग कवर कर रहे थे सोर्सेज ऑफ लॉ। प्रीवियस क्लास में हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुकी हैं इस टॉपिक पे। सो टुडे इज लास्ट क्लास फॉर दैट टॉपिक एंड प्रेसिडेंट इज लेफ्ट विद अस, सो वी विल कवर दिस इन दैट क्लास। ओके, तो करते हैं फिर स्टार्ट। एज यू कैन सी सोर्सेज ऑफ लॉ का टॉपिक स्टार्ट हो चुका था लास्ट क्लास में। सो we had covered with the custom, then we had also covered with that legislation part in the last class. Then now only just precedent is left with us. ठीक है, तो precedent basically मैं start करने वाली हूँ अभी। just focus on that particular topic, it's very important। और दूसरे जो सोर्सेज हैं उनसे थोड़ा इम्पोर्टेंट और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, तो यू शुड फोकस ऑन दैट। सो प्रेसिडेंट बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। या ठीक है, ये है एक पर्सन, ए मान के चल लो इसको। ठीक है भाई, इसको स्टूडेंट मान के चल लो। ओके, तो स्टूडेंट है ये ए, ये एग्जाम देने गया आपने, इसके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम है, ये एग्जाम हॉल में जाता है। ठीक है, मिस्टर ए है ये, और क्वेश्चन पेपर देखता है, आंसर लिखता है। ठीक है, अब क्या होता है, इससे ना मिस्टेक हो जाती है। मतलब मिस्टेक नहीं, ये मान के चल लो कि इसका कोई क्वेश्चन ये लिखता है, क्वेश्चन इसने लिखा और वो अच्छा लिखा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लिखा है इसने, फ्रेम करके आया, बिल्कुल हेडिंग डाल डाल के, अंडरलाइन कर करके पॉइंट्स को। तो इसको उस क्वेश्चन में जब रिजल्ट आया तो इसको मार्क्स मिले उसमें 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, उस क्वेश्चन में इसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले। भाई ये खुश हो गया, फिर खुश कर देते हैं इसको। अब दूसरी बार क्या हुआ, ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को, इसी से आपको प्रेसिडेंट समझ में आने वाला है। अब दूसरी बार फिर से इसका एग्जाम होना था, सेकेंड टर्म का। सेकेंड टर्म का एग्जाम है, तो इसने क्या किया, इसने सोचा, इसके दिमाग में बल्ब चला एक छोटा सा, ये बल्ब चला दिया, इसके दिमाग में बल्ब चला। तो ये सोचता है कि अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह इस बार भी इस क्वेश्चन को फॉलो करूंगा, इसी पैटर्न को फॉलो करूंगा, सेम पैटर्न, तो हो सकता है मुझे इस बार भी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएं। तो उसने ऐसे ही किया, रिजल्ट क्या हुआ, उसको फिर से 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले, है ना। तो ये था हमारा प्रेसिडेंट। अब इससे कैसे कवर हुआ वो मैं बताती हूँ। देखो, प्रेसिडेंट एक्चुअल में क्या होता है कि पहले हम किसी चीज को, पहले हमने कोई ऐसी स्टैंडर्ड तय किए हैं, पहले ऐसा कोई डिसीजन लिया है, तो उसके बाद हम सेम डिसीजन उसी दूसरे केसेस में भी फॉलो करते हैं। मतलब सेम केस है, सेम नेचर का केस है, तो उसी डिसीजन को अगर हम उसमें स्टैंडर्ड की तरह लेते हैं कि भाई हमने पहले इस केस में ये डिसाइड किया था, तो अब दूसरे केस में ये डिसाइड कर देते हैं सेम चीज, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक स्टैंडर्ड होता है जो ऑलरेडी हमने किसी पहले प्रीवियस केस में डिसाइड कर चुके हैं, अब वैसी सिचुएशन हमारे सामने दोबारा है, तो हम उसको प्रेसिडेंट की तरह लेके आ रहे हैं पहले वाले डिसीजन को। सो दैट्स द बेसिक पॉइंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब पढ़ के देखते हैं, पढ़ के बेटर आपको समझ आएगा। सो पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू दो सेट पैटर्न्स, वो सेट पैटर्न्स होते हैं जो दैट गाइड्स द फ्यूचर कंडक्ट, फ्यूचर कंडक्ट को गाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या चीज करनी है। हमने ऑलरेडी पैटर्न सेट करके रख रखे हैं। क्वेश्चन वाला एग्जांपल लिया था, उसने क्वेश्चन फ्रेम किया, उसने बोला भाई मैं ऐसे ऐसे करूंगा, और अगर फ्यूचर में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें भी डिट्टो वही पैटर्न फॉलो करूंगा। तो ये क्या है, सेट पैटर्न्स होते हैं जो फ्यूचर कंडक्ट को गाइड करते हैं। ठीक है, फ्यूचर में अगर आपके सामने वो सिचुएशन आती है तो आप उसी को सेम तरीके से टैकल करते हो जैसे पहले की थी। ठीक है,
तो इन लीगल सेंस अगर इसका अगर दूसरा एग्जांपल लूँ तो जैसे मान लें आपका फोन खराब हो गया है ना, तो फोन खराब हो जाता है तो आप लोग उसमें क्या करते हो कि खुद ही ठीक कर लेते हो उसको, आपने ओपन किया उसको सिम वगैरह निकाल के उल्टा सीधा करके ठीक कर लिया। अब आपका दूसरी बार भी फोन खराब हो जाता है तो आप क्या करोगे, उसी पैटर्न को रिपीट करोगे ना कि भाई पहले खराब हुआ था तो मैंने ये किया था, हो सकता है अभी भी ठीक हो जाए, है ना। तो उसको क्यों फॉलो करते हो, आपको लगता है ना कि वो सही है, वैसा करने से हमें रिजल्ट मिला था, आपको ऑलरेडी पता है, तो इसलिए आप उसको सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। तो अगर लीगल सेंस में इसका रिलेशन अगर एस्टेब्लिश करूं तो ये दो एक्शंस होते हैं, दो सिचुएशन या फिर वो एक्शन या फिर वो डिसीजन that has been already happened and can be used as reason why this action should be performed or made। तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ऐसे तो समझ आई नहीं होगी, या आई नो नहीं समझ आई होगी, मुझे भी नहीं आई। या तो दोज एक्शंस, वो काम, वो सिचुएशंस, वो डिसीजन जो ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं, ऑलरेडी आपने वो डिसीजन ले लिए हैं, वो सिचुएशन फेस कर चुके हो और अब क्या कर रहे हो, उनको रीजन की तरह एस्टेब्लिश कर रहे हो कि भाई ये एक रीजन की तरह हो रहा है कि बाय दिस एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड और मेड, मैं मुझे दोबारा ये एक्शन क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और मुझे उससे रिजल्ट मिला है ना, तो इसीलिए मैं इस एक्शन को अब दोबारा से यूज करूंगा। तो ये क्या होता है, इट बेसिकली शोज एनी डिसीजन टू बी करेक्ट। मुझे पता है पहली बार मैंने किया था तो मुझे 5 मार्क्स रिसीव हुए थे, अब मुझे ये पता है कि भाई अब भी करूंगा तो मुझे 5 मार्क्स रिसीव हुए, तो क्या करता है ये माइंड में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो मैं कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस करता है लिटिगेंट्स के माइंड में। अब लिटिगेशन से इसका कैसे रिलेशन है वो मैं आपको बताती हूँ, तो वो आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, चलो आगे ही बताती हूँ, फिर थोड़ा सा सस्पेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो इट क्रिएट सर्टेनिटी इन एनी पर्टिकुलर लॉ एंड गिव फेयर एंड इक्विटेबल जस्टिस। तो इक्विटेबल जस्टिस देता है, इसकी वजह से फेयर डिसीजन रहते हैं, है ना। इक्विटी मैंने बताया था, जस्टिस इक्विटी गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल फॉलो होता है। ठीक है, लॉज के अलावा भी ये तीनों प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं कोई भी जजमेंट पास करते हुए। ठीक है, तो सर्टेनिटी क्रिएट करता है, निश्चितता करता है कि भाई अगर मैं ये करूंगा तो ये इससे रिजल्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। अब कुछ लोगों ने डेफिनेशन इसकी दे रखी है, जैसे लेजिस्लेशन की कवर की थी ना हमने, ऑस्टिन की देखी थी और उसकी होलैंड की देखी थी, अभी देखते हैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी इसकी क्या डेफिनेशन देती है। तो ये बोलता है कि ये रूल ऑफ लॉ होता है, प्रेसिडेंट बेसिकली क्या होता है, रूल ऑफ लॉ होता है जो पहले से ही एस्टेब्लिश किए हुए हैं फर्स्ट टाइम बाय अ कोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस। ऐसा ही केस पहला कोर्ट के सामने पहले भी ऑलरेडी आ चुका है और उसने उस पर डिसीजन सुनाया है, तो उसके बाद अगर वैसा ही सिमिलर केस उसके सामने आता है तो वो दोबारा से उसी डिसीजन को गाइड की तरह काम करेगा, एक स्टैंडर्ड की तरह काम करेगा, सेट पैटर्न की तरह काम करेगा, है ना। अगर उसके सामने वैसा ही कोई केस आ गया दोबारा से तो देयर आफ्टर इट विल रेफर टू द गाइड विद द सिमिलर केस। ठीक है, तो ये बोला है बेसिकली। अब हाईलाइट कर लेते हैं ये पार्ट, बिकॉज डेफिनेशन में मैंने बोला था आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने ताकि आपको याद रहे। बोलता भाई रूल ऑफ लॉ है, फर्स्ट टाइम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, कौन एस्टेब्लिश करता है, कोर्ट एस्टेब्लिश करता है, एंड देयर आफ्टर रेफर टू गाइड सिमिलर केस। तो इस तरीके से आप कीवर्ड हाईलाइट करके आप इसको रिमेंबर कर सकते हो डेफिनेशन को। सो यहाँ पे हाईलाइट करने वाला पार्ट है सेट पैटर्न्स। तो करेक्ट होता है डिसीजन, कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, सो दैट इज इनफ फॉर यू। अब नेक्स्ट आता है बेंथम, क्या बोलता है, बेंथम अपनी अलग राय बोलता है कि जजमेड लॉ होते हैं, जज यानी कि देखो जजमेड लॉ कैसे होते हैं, इसका मैं एग्जांपल लेके बता दूं, ये भी डेफिनेशन कवर कर लो। ये बोलता है जुडिशियरीज लॉज आर प्रेसिडेंट्स, मेन मतलब इनका सेम है। ये बोलता है जज जो लॉ बनाता है, जज जो कानून पास करता है उसको हम लॉ बोलते हैं। जज कोई कानून पास नहीं करता बट एक्चुअल में वो जजमेंट देता है, किसी भी केस में डिसीजन जो भी लेता है वो ऑटोमेटिकली जजमेंट बन जाती है और वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है दूसरे कोर्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कोर्ट है, ठीक है, इसने कोई डिसीजन सुनाया फर्स्ट केस के लिए, अब ये दूसरा कोर्ट है, तो अगर इसने कोई डिसीजन सुनाया है तो ये क्या करेगा, इसके पास सेम नेचर का केस आ जाता है।
तो ये जो इस कोर्ट ने डिसीजन लिया है ना, तो इसी को गाइड करके ये भी सेम डिसीजन उसको सेम पैटर्न पे फॉलो करेगा, और वो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, इसके लिए प्रीसिडेंट बन जाएगा, सेट पैटर्न बन जाएगा कि भाई इस कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था तो मैं भी इसको रेफर करके अपनी जजमेंट सुना देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है हाई कोर्ट, और इसका सुप्रीम कोर्ट इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। आई विल टेल यू हाउ। तो आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के डिसीजन सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे और ट्रिब्यूनल्स पे बाइंडिंग होते हैं जिसके पास जुरिस्डिक्शन होती है। सो हाई कोर्ट हमारे कंट्रीज में जितने हैं उनके डिसीजन किस में बाइंडिंग होंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके ऊपर हाई कोर्ट के डिसीजन ऑलरेडी बाइंडिंग होंगे। अगर हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन ले रखा है सिमिलर सिचुएशन में, तो उसको वो रेफर करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे जजमेंट सुनानी पड़ेगी, किसको, सबऑर्डिनेट कोर्ट को। ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दो डिसीजंस के बीच में, तय नहीं कर पा रहे, इक्वल बेंचेस ने अलग अलग डिसीजन ले रखे हैं, तो कौन सा फॉलो किया जाएगा, लेटर फॉलो किया जाएगा। लेटर यानी कि पहले वाला फॉलो किया जाएगा, कि जो पहले और सबसे पहले जो जजमेंट आई है, यानी लेटर नहीं है, मतलब जो बाद में जजमेंट आई है उसको हम लोग प्रियोरिटी देंगे बजाय कि जो पहले आई है, क्योंकि लॉ हमारा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो अगर आज कोई जजमेंट दी है तो जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले साल में भी वही जजमेंट मेंटेन करके रखे। तो लॉ एज पर द नीड्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी चेंज होता रहता है। सो नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं, तो इस वजह से हम लोग लेटर जो भी डिसीजन है, बाद में जो डिसीजन दिया गया है, लेटेस्ट है जो भी, तो उसको हम लोग प्रेसिडेंट की तरह फोर्स में बाइंडिंग कर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो एक सिंगल हाई कोर्ट में आपका क्या होता है, सिंगल जज बेंच होता है जो स्मॉलेस्ट बेंच होता है। नेक्स्ट आपका टू जज बेंच होता है। नेक्स्ट आपका तीन जजेस या तीन से ज्यादा जजेस का बेंच होता है जिसको हम फुल बेंच बोलते हैं। अब जो फुल बेंच जो भी डिसीजन लेगा वो स्मॉल बेंच के ऊपर भी बाइंडिंग होगा और डिवीजन बेंच के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। फुल बेंच जो भी डिसीजन लेता है वो दो जजेस वाला जो बेंच है उसके ऊपर उनको मानना पड़ेगा और सिंगल जज को भी मानना पड़ेगा। सो इन दैट वे दिस डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द अदर कोर्ट्स। तो सेम कोर्ट के अंदर अलग अलग जजेस के बेंच होते हैं तो उनके ऊपर भी बाइंडिंग हो जाता है डिसीजन। ऐसा नहीं कि एक कोर्ट अलग है और दूसरा होना चाहिए, सेम कोर्ट के अंदर भी डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। So high court are the courts of coordinate jurisdiction. Thus, decision of one high court is not binding other high court and have persuasive value only. High court का decision subordinate court पे तो binding होता है, ये आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इस पे तो बाइंडिंग होगा, लेकिन हाई कोर्ट का एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होगा, सिर्फ उसके लिए परसुएसिव वैल्यू होगी, पूरी तरह कंप्लीटली बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, ये बात बोली गई है इसमें। नेक्स्ट हाईएस्ट कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, आपका पता है सबको। डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ कंट्री। तो इसके डिसीजन सब जितने भी जितने भी इंडिया के अंदर कोर्ट्स हैं, इससे नीचे जो भी हाई कोर्ट हो वेदर दे आर सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबके ऊपर क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। तो ये सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो छोटे बच्चे हो क्या नहीं जानते, सबको पता होती है, नॉर्मल बात है। सो नॉट एवरी स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी जजमेंट बाइंडिंग होती है, जस्ट ओनली द रेशियो ऑफ द केस। रेशियो यहाँ पे रेशियो डेसिडेंडी आपका प्रिंसिपल होता है, दो चीज होती है, एक तो रेशियो डेसिडेंडी होती है और एक ऑबिटर डिक्टा होता है। आई विल कवर द सेपरेट क्लास फॉर दैट टॉपिक बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्लास में इसी के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहती मैं। यू जस्ट फॉर नाउ अंडरस्टैंड की रीजन, किस रीजन से वो डिसीजन बाइंड पास किया गया है, किसी कोर्ट ने वो क्या रीजन रहा है, उसके पीछे क्या कारण रहा है जिसकी वजह से वो डिसीजन पास हुआ है, कोर्ट ने वो डिसीजन लिया है, तो वो उस केस की क्या कहला जाती है, रेशो कहलाई जाती है, रेशो डेसिडेंटी कहलाई जाती है। और ऑबिटर डिक्टा होता है आपका केस का, कि जज जो भी डिसीजन लेता है, जब भी जजमेंट पास करता है तो वो कुछ स्टेटमेंट बोलता है, स्टेटमेंट अपनी तरफ से लिखता है। जो स्टेटमेंट क्या होते हैं, बाइंडिंग नेचर के होते हैं, जो अटरेंसेस होती है, अटरेंसेस वाइल डिलीवरिंग एनी जजमेंट, तो वो क्या कहलाती है उस केस के, ऑबिटर डिक्टा कहलाता है। और रेशियो डेसिडेंटी क्या होता है, रीजन वाई दिस पर्टिकुलर जजमेंट हैज बीन पास्ड। ठीक है, तो आर्टिकल 141 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे जो भी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खुद के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे, उसके खुद के डिसीजन खुद के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे,
बिकॉज इट इज नॉट बाउंड बाय इट साउंड डिसीजन। ये ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कोई डिसीजन लिया था और मुझे दोबारा से वही डिसीजन रेफर करना पड़ेगा, दैट्स नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं होता कि अपना डिसीजन दोबारा दोबारा फॉलो करे, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस होती है, किन किन सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि भाई इसका डिसीजन खुद के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। तो वो केसेस कौन से होते हैं, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन है या फिर कोई ऐसा स्पेशल रीजन है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन खुद के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। सो इट इज अर्लियर डिसीजन इज फाउंड एररनियस, अगर पहले डिसीजन में कोई गलती हो रखी है, डेट्रीमेंटल है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक या जनरल वेलफेयर की वजह से, मतलब नुकसान पहुंचाने वाला है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, कोई भी डिसीजन ऐसा है जो एरर है, जिसमें गलती हो रखी है, कोई मिस्टेक है या फिर डेट्रीमेंटल है, ठीक है, तो क्या करेगा सुप्रीम, अपनी जजमेंट से डिपार्ट हो जाएगा, ये अपनी जजमेंट को रेफर नहीं करेगा बल्कि उसमें चेंज ला देगा, ये जजमेंट से डिपार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स को बेसिकली आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले होता है बाइंडिंग प्रेसिडेंट, नाम से ही पता लग गया होगा बाइंडिंग प्रेसिडेंट क्या होता है आपका, बाइंडिंग नेचर के होते हैं जो, या यू आर राइट। इट रेफर्स टू दोज प्रेसिडेंट्स विच आर बाइंडिंग इन नेचर, जो इम्पोज किए जाते हैं, जो मानने ही मानने पड़ते हैं, जजेस को फॉलो करने ही पड़ते हैं, तो वो प्रेसिडेंट हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग नेचर के, जो बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। तो एवरी कोर्ट इन इंडिया मस्ट हैव टू फॉलो द हायर अथॉरिटी और सुपीरियर टू देम। इंडिया के अंदर क्या रूल है कि जो भी कोर्ट, उससे ऊपर वाला जो भी हायर कोर्ट है, उसके डिसीजन उसके ऊपर क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, जो भी सुपीरियर अथॉरिटी डिसीजन लेती है वो उसको मानने पड़ते हैं, फॉलो करना पड़ता है उसको, जजमेंट कोई भी डिलीवर करते टाइम। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट किसके फॉलो करता है, हाई कोर्ट के फॉलो करता है, और हाई कोर्ट किसके फॉलो करता है, सुप्रीम कोर्ट के फॉलो करता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन वैसे तो ऑब्वियसली बात है, हाई कोर्ट एज वेल एज सबऑर्डिनेट कोर्ट दोनों के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। दैट इज योर बाइंडिंग प्रेसिडेंट। सो लेट्स मूव ऑन टू परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट क्या होता है, ये वो प्रेसिडेंट होते हैं विच आर जजेस आर नॉट ऑब्लाइग टू फॉलो, ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, कि जो बाइंडिंग नेचर के नहीं होते, जो जरूरी नहीं है कि जज उनको फॉलो करे ही करे, तो वो जज टू जज, जजमेंट टू जजमेंट डिपेंड करता है, कोर्ट चाहे तो उसको फॉलो कर सकता है और ना चाहे तो फॉलो ना भी कर सकता है, ठीक है। दीज डिसीजंस आर ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स, ये किसके डिसीजन होते हैं, इंफीरियर कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं। इसका एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसने डिसीजन पास किया कि माइनर जो है वो आपका कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ये डिसीजन पास किया। अब हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा, नॉट बाइंडिंग। अगर हाई कोर्ट चाहे तो इसका डिसीजन रेफर कर सकता है और ना चाहे तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ना तो सुप्रीम कोर्ट के इसके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका डिसीजन बाइंडिंग होगा और ना हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेता है तो वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट हो जाते हैं, अगर सबऑर्डिनेट कोई जजमेंट पास करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए परसुएसिव प्रेसिडेंट हो जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट वेदर टू कंसिडर इट और नॉट, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बोला पहले ही। It is not a legal source of law, but it is regarded as historical source of law. Historical source of law इसको बोला जाता है, ये कोई लीगल सोर्स नहीं है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन आर परसुएसिव टू अदर हाई कोर्ट्स ऑर्बिटर डिक्टार, तो इसका मतलब होता है कि एक हाई कोर्ट का डिसीजन आर परसुएसिव टू अदर हाई कोर्ट, दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर परसुएसिव होता है। मैंने सबऑर्डिनेट वाला एग्जांपल लिया ना, वो भी इस केस में ठीक है, लेकिन अगर एक हाई कोर्ट कोई डिसीजन लेता है तो वो दूसरे हाई कोर्ट के लिए परसुएसिव होता है, वो चाहे तो उसको रेफर कर सकता है और ना चाहे तो नहीं कर सकता, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। नेक्स्ट आता है ओरिजिनल और डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। ओरिजिनल जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो एप्लीकेशन ऑफ न्यू लॉ, ये नया लॉ एग्जिस्टेंस में आता है इसकी वजह से। तो नया लॉ जब भी हम रेफर करते हैं, मतलब नया लॉ हम डिराइव करते हैं, उस जजमेंट को पहली बार जब हम पास करते हैं तो नया लॉ एग्जिस्टेंस में आता है, कोई भी केस जब भी हम एंटरटेन कर रहे हैं, कोई भी कोर्ट,
तो लेकिन अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है, उससे पहले कोई भी जजमेंट ऑलरेडी पास हो रखी है और उसको रेफर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट केस का डिसीजन ले रहे हैं, तो वो एग्जिस्टिंग लॉ हो जाएगा और वो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट हो जाएगा आपका। ये तब अराइज होता है व्हेन कोर्ट हैज नेवर टेकन डिसीजन इन अ केस, कभी भी ऑलरेडी पहले कभी उस केस से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लिया गया, बट इट हैज टू यूज इट्स आउट डिस्क्रिशन टू रीच ऑन अ कंक्लूजन, उससे रिलेटेड कोई भी मैटर एग्जिस्टेंस में नहीं है जिसपे ऑलरेडी किसी कोर्ट ने डिसीजन ले रखा हो, तो ये क्या करेगा, कोर्ट अपनी खुद के डिस्क्रिशन, अपनी खुद के मोशन पे उस केस को डिसाइड कर देगा, ठीक है। सो अपनी डिस्क्रिशन यूज करके उस केस को कंक्लूड कर देगा, कोई भी डिक्री पास कर देगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, डिक्लेरेटरी प्रोविजन के अंदर होता है डिक्लेयरिंग एंड एग्जिस्टिंग एंड पुटिंग इनटू फोर्स, ऑलरेडी जो लॉ एग्जिस्टेंस में है उसको हम यूज करके क्या कर देते हैं, कोई भी जजमेंट पास कर देते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग में लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है तो उसी को हम रेफर कर देते हैं नेक्स्ट जजमेंट में। तो ये कोई ऐसा वैसी थिंग नहीं है, डिक्लेरेटरी प्रोविजन इज सिमिलर टू आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। इससे क्या होता है कि नया लॉ एग्जिस्टेंस में आता है, अगर कोर्ट फर्स्ट टाइम कोई भी डिसीजन ले रहा है किसी मैटर के ऊपर, तो क्या होगा, आगे आने वाला जो भी कोई मैटर होगा उससे रिलेटेड सेम केस का, तो दूसरे कोर्ट उसके जजमेंट को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, तो ये नया लॉ एग्जिस्टेंस में आता है। इट डज नॉट क्रिएट एनी न्यू लॉ, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉ हम रेफर कर रहे हैं बार बार, तो नया लॉ इससे डिराइव नहीं हो पाता, तो ये चीज है। अब नेक्स्ट इज कंडीशनली ऑथोरेटिव प्रेसिडेंट्स। अब ये क्या होते हैं, ऑर्डिनरीली बाइंडिंग होते हैं कोर्ट के ऊपर, लेकिन डिसरिगार्डेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिन केस में ये लोग बाइंडिंग नहीं होते। कुछ केसेस में ऑर्डिनरीली बाइंडिंग होता है कोर्ट के ऊपर, फॉलो करना पड़ता है कोर्ट को, लेकिन अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां अगर कुछ एरर नेचर का डिसीजन है या फिर कोई भी, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तो वो हम कवर करेंगे, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है तो ये डिसरिगार्ड कर सकता है किसी डिसीजन को, ओके। तो ये होता है प्रेसिडेंट्स कब अपना बाइंडिंग फोर्स खो देते हैं, कब वो बाइंडिंग नहीं होते, कब कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट जो है उसको फॉलो करे, किसी भी कोर्ट के डिसीजन को वो फॉलो करे। तो वो ऐसा तब होता है अगर स्टैट्यूट इज इनकंसिस्टेंट विद इट सब्सटिक्वेंटली इनेक्टेड, अगर स्टैट्यूट ही इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, तो लॉ इनकंसिस्टेंट है उसके रिगार्डिंग, तब भी क्या होगा, बाइंडिंग फोर्स खो देगा अपना। अगर रिवर्स और ओवर रूल्ड बाय हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया डिसीजन को, तब भी क्या होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ में अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ हुआ है, यानी कि लॉ को इग्नोर किया गया है डिसीजन लेते टाइम, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका जो प्रेसिडेंट है वो बाइंडिंग फोर्स खो देगा अपना। नेक्स्ट है, अगर प्रेसिडेंट डिसीजन इज इनकंसिस्टेंट विद हाई कोर्ट डिसीजन, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट के डिसीजन से तालमेल नहीं कर रहा है, इनकंसिस्टेंट नेचर का है, नॉट बैलेंसिंग, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, बाइंडिंग नेचर आपका नहीं होगा। और दूसरे भी केसेस हो सकते हैं जहां पे जजमेंट एरर हो, जजमेंट में कोई एरर हो, या फिर आपका कोई ऐसा जिसको बोलते हैं विटनेस है वो बाद में आता है कोई, ठीक है, तो इन केसेस में भी क्या होगी, आपका जो प्रेसिडेंट है वो बाइंडिंग फोर्स आपका खो देगा और वो डिसीजन फॉलो नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दैट टॉपिक, इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप यू गाइज लाइकिंग माई वीडियोज, so do subscribe my channel and stay tuned with Miss Logical, and bye bye, take care, we will meet again with a new topic, so that one should be excited for you. So yeah, bye bye.